हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लोटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, यूनानी आक्रमण हमने इसके पहले पार्ट में समझा था कि किस प्रकार भारत में जो विदेशी आक्रमण पहला होता है वो ईरानियों का होता है, हकमनी वंश का होता है। और पहला जो ईरानी आक्रमण होता है, पहला जो ईरानी आक्रमण होता है वो ईरानी आक्रमण होता है साइरस साइरस सेकंड का। ये असफल आक्रमण था। ये आक्रमण साइरस सेकंड का जो आक्रमण था वो एक असफल आक्रमण था, असफल आक्रमण था। लेकिन पहला जो सफल आक्रमण था, पहला सफल जो आक्रमण था वो आक्रमण था दारा या डेरियस या दारावाहु सेकंड का। और फिर उसके बाद हमने ईरानी आक्रमण 544 बीसी के आसपास, इसके बाद अगला होता है यूनानी। तो यूनानी आक्रमण में हमने सिकंदर को लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार ये जो सिकंदर है इसका जन्म 556 बीसी में होता है, मकदूनिया में होता है। और ये मकदूनिया जो कि यूरोप में यूनान ग्रीस में स्थित है। और 336 में पिता की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर अगला शासक बनता है। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया, पिता का नाम फिलिप, सिकंदर के गुरु का नाम जो है वो अरस्तु था। और अपने गुरु और अपने पिता की प्रेरणा से लेकर सिकंदर विश्व विजय की ओर आगे बढ़ता है। और पहला उसका सामना दारा थर्ड से होता है, यानी वह जब यूनानी साम्राज्य को जीतता हुआ, यूनानी साम्राज्य से आगे बढ़ता हुआ, जब वो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान के क्षेत्र की ओर आगे बढ़ता है, तब उसका सामना दारा थर्ड से होता है। और 331 बीसी में आरबोला का युद्ध होता है जिसमें दारा थर्ड की पराजित होती है, दारा थर्ड की हार होती है, दारा थर्ड की पराजय होती है। और इसके बाद सिकंदर एक उपाधि धारण करता है जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। उसके बाद सिकंदर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद उसके बाद उसका सामना सिंधु और झेलम के बीच में आंभी से होता है। आंभी आत्मसमर्पण कर देता है। आंभी का गुप्त मित्र जो है शशिगुप्त था, वो भी जो है आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद झेलम, चिनाब और रावी के बीच का जो क्षेत्र था वो पोरस के पास था। पोरस के साथ युद्ध होता है। पोरस बहुत बहादुरी के साथ युद्ध लड़ता है और पोरस लेकिन अंततः हार जाता है। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक पहुंचती है, लेकिन थक जाने के कारण, घायल हो जाने के कारण सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। और ऐसी परिस्थिति में सिकंदर की सेना वहां से वापस लौटती है। तो कहा जाता है कि सिकंदर की सेना वापस क्यों लौटी, क्योंकि इसके पीछे 3-4 कारण बताए गए हैं। पहला कारण ये कहा जाता है कि जब एक छोटे से शासक पोरस को हराने में इतनी परेशानी हो गई, तो अभी भारत के 10 गुना बड़ी सेना जिसके पास है पोरस की तुलना में, उसका नाम है धनानंद, मगध का राजा, नंद वंश का जो है, नंद वंश का जो जिसे कहते हैं महान राजा, वो जो है यदि उससे युद्ध किया जाएगा, यानी भारत के जो सबसे शक्तिशाली राजा, तो ऐसे में सिकंदर की सेना का हारना तय है। तो सिकंदर के सैनिकों ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से मना कर दिया। दूसरा कारण ये माना जाता है कि आचार्य चाणक्य द्वारा जो सिकंदर की सेना है वहां की पाकशाला, रसोई घर में चूहे जो है वो छोड़ दिए गए, जिसके कारण खाना जो है दूषित हो गया और सैनिक बीमार पड़ने लगे। तीसरा कारण ये माना जाता है कि रसोई घर में किसी प्रकार जहर जो है वो पहुंचाया गया विष कन्या या किसी अन्य के माध्यम से, जिसके कारण लोग वहां के बीमार पड़ने लगे। ओवरऑल सिकंदर 326 बीसी में भारत की ओर आता है और 323 बीसी में वह लौटता है। 19 महीने सिकंदर भारत में रहता है और लौटते समय टाइफाइड के कारण 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर जब भारत आता है तो सिकंदर के साथ जल सेनापति निर्याकस भी आता है, आने सेक्रेटस भी आता है, अरिस्टोबुलस भी आता है, सेल्यूकस निकेटर भी आता है। और सिकंदर जब भारत से वापस जाता है तो अपना जीता हुआ क्षेत्र जो है वो अपने अधीनस्थों को बांट देता है। पोरस को क्षेत्र मिलता है, वो झेलम से लेकर ब्यास नदी तक का क्षेत्र मिलता है। सिंधु नदी के पश्चिम और दक्षिण का क्षेत्र जो है सेल्यूकस निकेटर को मिलता है। और सिंधु नदी के पूर्व और दक्षिण का क्षेत्र पिथोन को मिलता है। कश्मीर का क्षेत्र अभिसार को मिलता है। इस प्रकार से सिकंदर अपना जीता हुआ क्षेत्र लौटा देता है।
जीत की खुशी में निकैया नगर, घोड़े की याद में बहू कैफला। इसी प्रकार मिस्र में अलेक्जेंड्रिया जो आज बंदरगाह है वो सिकंदर के द्वारा बसाया गया, और सिंधु नदी के किनारे सिकंदरिया जो है वो नगर बसाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट सेकंड, यूनानी आक्रमण। इसे हम पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल के रूप में। मौर्योत्तर काल के रूप में हम लोग इसे पढ़ते हैं यूनानी आक्रमण। यानी हमने जब पढ़ा था मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, तो जो मौर्योत्तर काल था यानी 184 बीसी, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि दोबारा फिर यूनानियों का आक्रमण होता है। यानी पहला आक्रमण जो है वो किसके शासनकाल में होता है, किसके द्वारा किया जाता है, सिकंदर। अब दूसरा आक्रमण जो है वो फिर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मौर्योत्तर काल में एक बार फिर यानी अशोक के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगता है, और बृहदत्त जो कि अंतिम अंतिम जो मौर्य शासक था, कुणाल दशरथ संप्रति बृहदत्त, यानी जो बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक था उसकी हत्या पुष्यमित्र सिंह सेनापति कर देता है, और पुष्यमित्र सिंह के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी जाती है 184 बीसी में, और मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है, शुंग वंश की स्थापना होती है। तो मौर्य वंश का एक तरफ पतन होता जा रहा था, तो मौर्य वंश का जब पतन होता जा रहा था, अशोक के बाद मौर्य का पतन, मौर्य वंश का पतन होने लगता है, मौर्य वंश का पतन होने लगता है। तो एक तरफ जो है अशोक के बाद मौर्य वंश का पतन होता है, और मौर्य वंश का जब पतन होता है तो भारत की जो पश्चिमोत्तर प्रांतों की जो सीमाएं थी वहां पर एक बार फिर यूनानी जो है वो हमला करते हैं और उनको जीत लेते हैं। यानी जैसे ही अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विखंडन होने लगता है, मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान अब स्वतंत्र होने लगता है, और इस क्षेत्र में यूनानी एक बार फिर अधिकार कर लेते हैं। तो इसी को ही हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से किस प्रकार से किस प्रकार से किस प्रकार से एक बार फिर मौर्यों के पतन के बाद यूनानियों का दोबारा से भारत पर, दोबारा से यूनानी जो है उनका भारत पर हमला होता है, दोबारा से यूनानी भारत पर अधिकार करते हैं। तो आइए इसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये देखिए, इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। यहाँ ये थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये जो है, ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है, ये वाला पार्ट है, ये है हमारा ब्लैक सी, और ये है तुर्की, ये है ब्लैक सी, काला सागर, और यहां पर एक क्षेत्र है इसका कहा जाता है सीरिया। तो ये जो सीरिया था इसमें एक यूनानी शासक था, सेल्यूकस निकेटर का जो अगला वंशज था उसका नाम था सेल्यूकस थर्ड। तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जब वापस गया तो सेल्यूकस निकेटर को सिंधु नदी, ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के ये पूर्व का क्षेत्र जो है वो सेल्यूकस निकेटर को देकर जाता है, और आगे जाकर सेल्यूकस निकेटर, ये जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर, ये थोड़ा सा डायग्राम और सही बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा सा और इसको डायग्राम को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर अपना जीता हुआ जो क्षेत्र है वो अपने
सेनापतियों में जो बांट देता है, जिसकी अभी चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले की थी, उसमें सेल्यूकस निकेटर का आगे जाकर उत्तराधिकारी होता है, सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी होता है, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर का। यहाँ पर ये सिंधु नदी यहाँ से ये बहते हुए जा रही है, और ये जो क्षेत्र था ये सेल्यूकस निकेटर का था, सेल्यूकस निकेटर का क्षेत्र था ये वाला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी हुआ सेल्यूकस थर्ड। सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी, सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी होता है सेल्यूकस थर्ड। ये जो सेल्यूकस थर्ड था, यहां पर इसके काल में एक बार फिर बैक्ट्रिया और ईरान के क्षेत्र में विद्रोह होता है। तो अफगानिस्तान का ये क्षेत्र जो है उस समय इसे बैक्ट्रिया कहा जाता है। तो बैक्ट्रिया में विद्रोह होता है, और यहाँ पर एक्सेस जो है एक शासक था, उसके नेतृत्व में ईरान में विद्रोह होता है। तो सेल्यूकस थर्ड के काल में जब बैक्ट्रिया में विद्रोह होता है, तो सेल्यूकस थर्ड का सेनापति था, सेल्यूकस थर्ड का एक सेनापति था, सेल्यूकस थर्ड का सेनापति था, और उसका नाम था, सेल्यूकस थर्ड के सेनापति का नाम था डियोडोट्स। तो डियोडोट्स जो था, वो डियोडोट्स फर्स्ट जो है वो बैक्ट्रिया, यहां से सेल्यूकस थर्ड, यहां पर कौन है, सेल्यूकस थर्ड है, यहां पर है सेल्यूकस थर्ड। अब सेल्यूकस जो थर्ड है, वो सेल्यूकस थर्ड जो है, इसका सेनापति कौन है, ये डियोडोट्स फर्स्ट। डियोडोट्स फर्स्ट कहां जाता है, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान को जीत लेता है। लेकिन अफगानिस्तान पूरा नहीं जीत पाता है। ये डियोडोट्स जो फर्स्ट है, ये अफगानिस्तान को अर्ध स्वतंत्र कर देता है, अफगानिस्तान अर्ध स्वतंत्र हो जाता है बैक्ट्रिया। तो ये जो बैक्ट्रिया था ये क्या हो जाता है, अर्ध स्वतंत्र। डियोडोट्स फर्स्ट के बाद आता है डियोडोट्स सेकंड। तो जो डियोडोट्स सेकंड था, उस डियोडोट्स सेकंड के काल में बैक्ट्रिया पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। डियोडोट्स सेकंड के काल में बैक्ट्रिया पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है, पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। तो डियोडोट्स सेकंड के काल में बैक्ट्रिया पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन डियोडोट्स सेकंड का एक सेनापति था, डियोडोट्स सेकंड का सेनापति था, इसका नाम था यूथिडेमस। डियोडोट्स सेकंड का एक सेनापति था, और इस डियोडोट्स सेकंड का एक सेनापति था जिसका नाम था यूथिडेमस। तो यूथिडेमस जो था ये सेनापति था डियोडोट्स सेकंड का सेनापति था यूथिडेमस। और ये जो यूथिडेमस था, ये यूथिडेमस क्या करता है, डियोडोट्स सेकंड की हत्या कर देता है। ठीक है, सेनापति यूथिडेमस, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, यूथिडेमस डियोडोट्स सेकंड की हत्या कर देता है। यूथिडेमस डियोडोट्स सेकंड की हत्या कर देता है। यूथिडेमस डियोडोट्स सेकंड की हत्या कर देता है। इस चीज को आपको विशेष रूप से याद रखना है। जब यूथिडेमस सेनापति डियोडोट्स सेकंड की हत्या कर देता है, और जब ये बात सेल्यूकस थर्ड को पता लगती है, तो सेल्यूकस थर्ड जो है वो नाराज होता है, और सेल्यूकस थर्ड जो है वह सेल्यूकस थर्ड बुलाता है, सेल्यूकस थर्ड जो है वो दरबार में तलब करता है किसे, यूथिडेमस को। सेल्यूकस थर्ड जो है वो दरबार में तलब करता है किसे, यूथिडेमस को। डर के कारण यूथिडेमस खुद नहीं आता है,
और यूथिडेमस का एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था डेमेट्रियस। क्या नाम था उस पुत्र का? डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस को भेजता है, डेमेट्रियस को भेजता है, और डेमेट्रियस जो है वो यूथिडेमस के दरबार में जाता है। तो यहां पर लिख देता हूं कि डियोडोट्स सेकंड की हत्या के बाद डियोडोट्स सेकंड की हत्या करने के बाद यूथिडेमस को सेल्यूकस थर्ड यूथिडेमस को सेल्यूकस थर्ड यूथिडेमस को सेल्यूकस यूथिडेमस को सेल्यूकस थर्ड दरबार में बुलाता है। डर के कारण यूथिडेमस खुद नहीं आता है और किसे भेज देता है? अपने पुत्र डेमेट्रियस को भेज देता है। डर के कारण यूथिडेमस अपने पुत्र डेमेट्रियस को भेज देता है। अब डेमेट्रियस को भेजता है। डेमेट्रियस सेल्यूकस थर्ड के दरबार में जाता है। और जैसे ही डेमेट्रियस सेल्यूकस थर्ड के दरबार में जाता है, तो यह सेल्यूकस थर्ड की पुत्री थी, वो डेमेट्रियस से प्रेम करने लगती है, और डेमेट्रियस सेल्यूकस थर्ड की सुंदरता और उसकी शूरवीरता को देखते हुए सेल्यूकस थर्ड अपनी पुत्री का विवाह डेमेट्रियस से कर देता है। तो सेल्यूकस थर्ड अपनी पुत्री का विवाह डेमेट्रियस से कर देता है। तो अपनी पुत्री का विवाह डेमेट्रियस से कर देता है और कहता है कि बैक्ट्रिया पे आपके शासन को मैं मान्यता देता हूं और आगे जाकर आप पंजाब जीतो, आगे का क्षेत्र जीतो। उसके बाद सेल्यूकस थर्ड की मृत्यु हो जाती है और सेल्यूकस थर्ड के बाद अगला शासक बनता है सेल्यूकस फोर। जब सेल्यूकस फोर राजा बनता है, तब सेल्यूकस फोर और डेमेट्रियस के संबंधों में तलखें आती है, एक विवाद आता है, संघर्ष आता है, क्योंकि वास्तविक रूप में ये शाही खानदान के नहीं थे, क्योंकि डेमेट्रियस जो था वो यूथिडेमस का पुत्र था, और यूथिडेमस जो है वो डियोडोट्स का सेनापति था। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक तो शाही खानदान का नहीं था, दूसरा इसका तो वैवाहिक संबंध था नहीं। सेल्यूकस फोर का वैवाहिक संबंध तो डेमेट्रियस के साथ नहीं था, लेकिन सेल्यूकस थर्ड की पुत्री का वैवाहिक संबंध डेमेट्रियस के साथ था। इसलिए सेल्यूकस थर्ड ने डेमेट्रियस को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी, उसके शासन को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी, कह दिया कि भारत के आगे पंजाब आदि का क्षेत्र भी जीतो। लेकिन सेल्यूकस फोर के साथ डेमेट्रियस के संबंधों में कहीं ना कहीं तनाव आता है, और सेल्यूकस और डेमेट्रियस के बीच में ये जो तनाव और संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सेल्यूकस फोर जो है वो सेना भेजता है किसके खिलाफ? डेमेट्रियस के खिलाफ। तो सेल्यूकस फोर जो है वो अपना सेनापति भेजता है, और उसका नाम था यूक्रेटाइडिस। तो यूक्रेटाइडिस जब भेजता है एक बड़ी सेना के साथ, तो यूक्रेटाइडिस जैसे ही बैक्ट्रिया पर आता है, तो डेमेट्रियस बैक्ट्रिया छोड़कर भाग जाता है। ये जो डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस बैक्ट्रिया छोड़कर भाग जाता है, और बैक्ट्रिया छोड़कर डेमेट्रियस कहां पर चला जाता है? तो ये चला जाता है पंजाब और तक्षशिला के क्षेत्र में। जो है
तक्षशिला के क्षेत्र में डेमेट्रियस चला जाता है। तो अब जो है दो वंश जो है यूनानी ये शासन करने लगते हैं। तो कौन कौन से दो वंश शासन करते हैं? तो एक तरफ तो था डेमेट्रियस वंश और दूसरी तरफ था डेमेट्रियस वंश और दूसरी तरफ था यूक्रेटाइडिस वंश। यूक्रेटाइडिस वंश। तो एक तो तरफ था यूक्रेटाइडिस वंश और दूसरी तरफ था डेमेट्रियस वंश। डेमेट्रियस वंश। तो जब यूक्रेटाइडिस वंश जो है ये राजधानी बनाता है, यूक्रेटाइडिस वंश ये शासन करता है, यूक्रेटाइडिस वंश बैक्ट्रिया पर और ये राजधानी बनाता है फिर आगे जाकर तक्षशिला। और ये जो है सियालकोट और पंजाब, ये सियालकोट और शाकल और पंजाब को अपना क्षेत्र बनाते हैं। यूक्रेटाइडिस वंश का जो प्रमुख शासक होता है, उस वंश का प्रमुख शासक का नाम था, यूक्रेटाइडिस वंश के प्रमुख शासक का नाम था, यहाँ का प्रमुख शासक होता है एंटियालकीड्स। तो यहाँ का प्रमुख शासक होता है यूक्रेटाइडिस वंश का, उसका नाम था एंटियालकीड्स। तो एंटियाल जो कीड्स था ये अपना इसका एक सेनापति था, इसका एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। इसके राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। ये हेलियोडोरस था, ये हेलियोडोरस को भेजता है ये शुंग शासक। तो शुंग शासक है, नौवा शुंग शासक है, कौन सा है? भागभद्र के दरबार में कहां पर भेजता है? विदिशा भेजता है। और यहां पर भागवत धर्म की याद में गरुड़ स्तंभ की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? गरुड़ स्तंभ। इसे खम बाबा भी कहते हैं। तो याद रखना, ये जो हेलियोडोरस जो था, ये हेलियोडोरस किसका राजदूत था? एंटियालकीड्स। और एंटियालकीड्स किसको भेजता है? हेलियोडोरस। कहां पर भेजता है? तो ये भेजता है विदिशा में। किसके दरबार में भेजता है? तो भागभद्र के दरबार में भेजता है। और ये कौन सा शासक था? शुंगों का नौवां शासक था। और फिर इसकी याद में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की जाती है, भागवत धर्म को अपनाया जाता है, खम बाबा कहा जाता है। ठीक वही डेमेट्रियस वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए, तो डेमेट्रियस वंश में महत्वपूर्ण शासक मैं ऊपर लिख देता हूं। डेमेट्रियस वंश के महत्वपूर्ण जो शासक हुए, इसमें नंबर 1 जो शासक था डेमेट्रियस वंश का, उसका नाम था मेनांडर। और तो डेमेट्रियस वंश में जो शासक हुआ उसका नाम था मेनांडर और दूसरे का नाम था स्ट्रेटो सेकंड। तो मेनांडर जो था, इस मेनांडर के जो सिक्के हैं वो भड़ौच में मिले हैं। और भड़ौच कहां पर है? तो भड़ौच है यहाँ पर खंबात की खाड़ी में। और ये हमें जानकारी मिलती है, एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। याद रखना, पेरिप्लस जो है इसे कहा जाता है नाविक चार्ट। पेरिप्लस को कहा जाता है नाविक चार्ट। और एरिथ्रियन जो सी है ये कहा जाता है लाल सागर को। एरिथ्रियन सी जो है लाल सागर। और ये जो किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसका लेखक अज्ञात है। इसका जो लेखक है वो अज्ञात है। और लाल सागर कहां पर है? तो ये लाल सागर है, ये लाल सागर और उसके आसपास। तो यहां पर हमें ये जानकारी मिलती है कि मेनांडर के सिक्के भड़ौच के क्षेत्र में चलते थे, यानी यहां से भड़ौच में मेनांडर के सिक्के मिले हैं। और हमें यह भी जानकारी मिलती है कि एक रेह अभिलेख है, ये रेह जो अभिलेख है ये कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है, कौशाम्बी। और यहाँ से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि हो सकता है मेनांडर का शासन कौशाम्बी इलाहाबाद तक हो सकता है मेनांडर का शासन जो है भड़ौच तक। ये हमें जानकारी किससे मिलती है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है, इसका लेखक अज्ञात है। पेरिप्लस का मतलब होता है नाविक चार्ट, इरिथ्रियन सी का मतलब होता है लाल सागर।
ठीक इसी प्रकार मेनांडर का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद होता है। और पाली भाषा का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो। पाली भाषा का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्नो। पाली भाषा का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्नो। ये मिलिंद पन्नो जो है, इस मिलिंद पन्नो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मेनांडर के बीच में संवाद मिलता है, जिसमें जो मेनांडर है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। बौद्ध धर्म तो एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक को मिलिंद पन्नो कहा जाता है। ये पुस्तक पाली भाषा में है और इसमें बौद्ध भिक्षु मेनांडर और बौद्ध भिक्षु इसमें बौद्ध भिक्षु नागार्जुन और मेनांडर नागार्जुन नागार्जुन आप जानते होंगे कि इसे प्रज्ञा पारिता भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था नागार्जुन के द्वारा। तो ये जो मेनांडर है, इसकी एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक मिलती है, जानकारी मिलती है। इस मेनांडर के बारे में जानकारी मिलती है मिलिंद पन्नो से, जिसमें कहा गया है कि बौद्ध भिक्षु नागार्जुन और मेनांडर के बीच में एक संवाद हुआ था और उस संवाद में मेनांडर इतना प्रभावित हुआ कि ये यूनानी था लेकिन ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। और इसमें अगला जो शासक हुआ इसका नाम था स्ट्रेटो सेकंड। बस कुछ नहीं याद रखना है, याद रखना स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के चलाए थे। स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के चलाए थे। तो शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? स्ट्रेटो सेकंड ने चलाए थे। मेनांडर को क्यों याद रखना है? क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन थ्री जो पुस्तक है इसके लेखक अज्ञात है। पेरिप्लस का मतलब होता है नाविक चार्ट, एरिथ्रेन थ्री का मतलब होता है लाल सागर। इसमें हमें मिलता है मेनांडर के सिक्के भड़ौच से मिले हैं। भड़ौच मतलब ये खंबात की खाड़ी, ये वाला क्षेत्र जो है, यानी मेनांडर का शासन भड़ौच तक होगा। मेनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश से भी मिले, शहडोल और उसके आसपास के क्षेत्र से भी मिले। मेनांडर का एक और अभिलेख है जिसे रेह कहा जाता है, ये कौशाम्बी इलाहाबाद में, जिससे ये पता लगता है हो सकता है मेनांडर का शासन कौशाम्बी इलाहाबाद तक हो। इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण हमें जानकारी मिलती है, वो जानकारी मिलती है मिलिंद पन्नो। पाली भाषा में लिखी गई ये किताब है जिसमें बौद्ध भिक्षु नागार्जुन और मेनांडर के बीच में एक संवाद मिलता है। इस संवाद में हमें यह मिलता है कि मेनांडर इतना प्रभावित हुआ बौद्ध भिक्षु नागार्जुन से कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। और नागार्जुन से भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। माध्यमिक पारिता और सापेक्षता के सिद्धांत जो है ये नागार्जुन के माध्यम से दिया गया। ठीक है, शून्यवाद आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं। इस सब हम डिटेल में भी आगे चर्चा करेंगे। तो यूक्रेटाइडिस वंश का कौन सा शासक था? एंटियालकिड्स। इसका राजदूत कौन था? हेलियोडोरस। इसने हेलियोडोरस को किसने भेजा? एंटियालकिड्स ने। कहां भेजा? शुंग वंश का 9वां शासक भागभद्र के दरबार में। कहां पर भेजा? विदिशा। और उसकी याद में क्या हुआ? गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई, भागवत धर्म को अपनाया गया। तो ये पूरा जो है हमने पार्ट सेकंड हमें समझने का प्रयास किया है। यूनानी आक्रमण पार्ट फर्स्ट में हमने सिकंदर, पार्ट सेकंड में मौर्योत्तर काल। इस प्रकार ये हमारा यूनानी आक्रमण समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडो यूनानी के बाद शकों के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे पार्ट को हमने एक नट ग्लांस और डिटेल में पढ़ने का प्रयास किया है। मुझे लगता है जरूर ये चीजें आप तक पहुंची होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं।